इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण चैप्टर 19 की बारे में पढ़ाई करते हैं। चैप्टर 19 है प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगर। भारतीय मंदिरों का भी नगरों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जो मंदिर थे उनका भी नगरों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। इन मंदिरों ने स्थान विशेष के स्थान में मजबूत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था प्रदान की, जिससे ये स्थल नगर के रूप में परिवर्तित हो गए। विशेष रूप से इस प्रकार की प्रघटना भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तमिलकम क्षेत्र में देखने को मिलती है। चंपक लक्ष्मी ने तमिलकम क्षेत्र में नगरीकरण की 2 अवधियों का उल्लेख किया है। प्रथम संगम अवधि जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है और द्वितीय 700 ईस्वी के से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान जो मुख्य चोल शासकों के काल के विशिष्ट क्षेत्र को मंदिर नगर इसलिए कहा गया क्योंकि मंदिर आर्थिक गतिविधियों के स्रोत बने, सबसे बड़े मांगकर्ता के रूप में उभरे तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इस चरण की विशेषता इस क्षेत्र में भक्ति का अभ्युदय है, जिसने विष्णु और शैव उपासना स्थलों, मठों या तीर्थों के निर्माण और प्रसार को सुगम बनाया। इस प्रकार विकसित ये मंदिर नगर या तो एक पंथ के केंद्र थे या कभी कभी कई पंथों के केंद्र भी थे, जैसे कांचीपुरम। इनमें से कुछ का विशेष विकास राजनीतिक इच्छा के समारोह नगरों के रूप में सुविचारित योजना के अनुरूप हुआ। अध्याय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगरों का अभ्युदय। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरों के अभ्युदय में तटीय तथा बाह्य व्यापार का बहुत प्रमुख योगदान रहा। प्रारंभिक मध्यकाल में नगरों का उदय 6वीं से 9वीं शताब्दी तक पल्लवों और पांड्यों के उत्थान के साथ शुरू हुआ। पल्लव और पांड्या उनके अधीन प्रायद्वीपीय भारत में ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव और मंदिरों को देवदान अनुदान प्रक्रिया शुरू हुई। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव और मंदिरों को देवदान अनुदान प्रक्रिया दान देने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने इस क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों के पास ज़्यादा जमीन है और कृषि को अपने हिसाब से इन्होंने उन्नत बनाने की पूरी प्रयास किया। 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक कृषि के इस विस्तार ने वाणिज्यिक क्रियाकलापों के माध्यम से वस्तुओं का आवागमन सरल कर दिया। ये स्थानीय और विदेशी वस्तुओं विनिमय के केंद्र बन गए। चोलों के अधीन विशेषकर कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में एक नाभि बनकर उभरा, जिसके केंद्र में मंदिर थे। वहां अनेक मानगर्मों व्यापारी शहर का उदय हुआ। मानगर्मों जिसे व्यापारी शहर का कहा जाता है उदय हुआ, जिसकी रचना राज्य के संरक्षण में हुई। पल्लवों के मान नगरम मामल्लपुरम था। मध्यचोल काल में विशेषीकृत बाजारों एवं व्यापारियों श्रेणियों का उदय हुआ। बाजारों और व्यापारी श्रेणी का अभ्युदय हुआ। 11वीं सदी में वीरपट्टन या राजज्ञा द्वारा स्थापित व्यापारिक नगर भी प्रकाश में आए। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भ्रमणकारी व्यापारी श्रेणी का नगरीय केंद्रों के विकास में विशेष योगदान रहा। भ्रमणकारी व्यापारी का भी नगरीय केंद्रों के विकास में विशेष योगदान है। चंपक लक्ष्मी का कहना है कि इसका प्रसार 11वीं शताब्दी सदी के बाद हुआ। उनके अनुसार कृषि
अधिशेष को जुटाया गया और इसे नगरम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय बसावटों तक ले जाया गया। भ्रमणकारी व्यापारियों ने आधुनिक महालिंगेश्वर के मंडप का निर्माण करवाया। भ्रमणकारी व्यापारियों ने ही आधुनिक महालिंगेश्वर के मंडप का निर्माण करवाया। मंदिर के आसपास की भूमि में कृषि के अलावा अनेक कार्यकलाप होते थे, जैसे गौ बकरी का पालन, ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराना, धार्मिक प्रवचन और शिक्षा आदि दी जाती थी। मंदिरों के लिए संपत्ति की देख रेख के लिए विशेष समुदाय इस कार्य में लगे रहते थे। निर्माण कार्यों के लिए वास्तुकारों मूर्ति की विशेष कॉलोनियों का विकसित हुआ। चोलों के अधीन धातु कर्म और वस्त्र निर्माण का विकास हुआ। चोल कलाकार कांस्य प्रतिमा को ढालने में प्रवीण थे। चोल कलाकार कांस्य प्रतिमा को ढालने में प्रवीण थे। इन प्रक्रियाओं ने ब्राह्मणों को अपनी सभा के माध्यम से आर्थिक प्रशासक के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र में पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिसमें स्थानीय और लोक परंपराओं ने भक्ति के माध्यम से योगदान दिया। इस प्रकार तीनई देवी देवताओं का ब्राह्मणवादी धर्मों में विलय हो गया। धीरे धीरे ब्रह्मदेव की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मंदिरों के हाथ में आ गई। चोलों के अधीन कुछ भक्ति केंद्र अग्रणी राजनीतिक पवित्र या तीर्थ केंद्र बन गए तथा विशाल नगरीय परिसर के रूप में विकसित हो गए। प्रारंभिक मध्यकाल में 3 प्रकार के मंदिर नगरों का विकास हुआ। प्रथम समारोह शहर, जो समारोह के आयोजन केंद्र थे। तंजावुर और गंगईचोलपुरम इसी प्रकार के केंद्र थे। द्वितीय बहुकेंद्र मंदिर नगर थे। ये मंदिर विविध विचारधारा के थे। कुंभकोणम और काशी विश्वनाथ मंदिर नगर इसके उदाहरण हैं। कुंभेश्वर वैष्णव मंदिर था। तृतीय प्रकार के मंदिर वे पवित्र मंदिर केंद्र थे जो विशिष्ट पंथ के इर्द गिर्द घूमते थे, तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध थे। शैवों के लिए चिदंबरम और वैष्णव के लिए श्रीरंगम इस प्रकार के प्रसिद्ध शहर थे। 9वीं शताब्दी में एशियाई व्यापार के पुनरुत्थान से अवस्थितियों के परिवर्तन के साथ तटवर्ती नगरों का उदय हुआ। कावेरी के तट पर नागपट्टनम ने मामल्लपुरम का स्थान ले लिया। कावेरी के तट पर नागपट्टनम ने मामल्लपुरम का स्थान ले लिया। मंदिर नगरों की विशेषताएं। मंदिर नगरों की विशेषताएं क्या थी, देखते हैं। नगरों के उत्थान में अनेक कारकों का योगदान रहा। चंपक लक्ष्मी ने इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मदेव और देवदान अनुदानों को माना है। चंपक लक्ष्मी जी ने ब्रह्मदेव और देवदान को अनुदानों को महत्वपूर्ण माना है। इनसे मंदिरों के संसाधन बढ़े, व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। नगरीय विकास में चोलों की आवासीय राजधानी होने से भी विकास हुआ। कई मंदिर नगरों की स्थापना व्यापक संचार नेटवर्क से जुड़ने से हुई। मंदिर नगर एक वैचारिक आधार शक्ति से भी निर्माण के लिए प्रेरित था। नगरों के विकास पर धार्मिक प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव दक्षिण में दिखाई देता है। समुद्री व्यापार ने भी दक्षिण भारत में संगम काल के नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें चेर, चोल, पांड्या राजवंशों ने सक्रिय योगदान दिया। चेर, चोल, पांड्या। मंदिर नगरों की एक मुख्य विशेषता ग्रामीण नगरीय स्रोत था। वे कृषिगत
पास पड़ोस के सृजन नहीं थे, अपितु उन्होंने स्वयं अपना कृषिगत आंतरिक भूभाग सृजित किया। रक्षा संसाधन भी नगरों के विकास में सहायक हुआ। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुर नामक राजधानी नगर रक्षा संसाधनों के निमित्त स्थापित हुए। अनेक मंदिरों के निर्माण से नगरीय केंद्र बन गए। राजेंद्र चोलपुरम एक ऐसा ही नगर था। मंदिरों के समान मठों में भी नगरों का विकास किया गया। एक अन्य विशेषता मध्यकालीन नगरों की सहजीविता संबंधी है। नगरों के बीच सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विनिमय विद्यमान था। नगरों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विनिमय विद्यमान था। वीरशैवों की शक्ति से भी मंदिर नगरों का विस्तार हुआ। विजयनगर राजत्व के अधीन 13वीं-14वीं शताब्दी में बदलते सत्ता संबंधों के कारण नगरीय दृश्य में कई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। सैन्यकरण एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने किलेबंद को जन्म दिया। व्यापार मार्गों पर स्थित मंदिरों में सेनाएं रखी गई। नए नगरीय स्वरूपों में राजकीय, आवासीय या प्रशासनिक परिसर का प्रभुत्व था, जो कि हम्पी में दिखाई देता है। इसने संरक्षण देवता की सत्ता को पृष्ठभूमि में रखा। कुंभेश्वर मंदिर के महत्व में वृद्धि के कारण इसके तालाब में किए गए धार्मिक स्थान को इलाहाबाद के कुंभ मेले के समान माना गया। नगरीय केंद्रों में स्तरीकरण के कारण इसके विभिन्न नाम दिखाई देते हैं, जैसे पुरम, पट्टिनम, नगरम। कांचीपुरम के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तोंडई नायडू या बाद में तोंडमंडलम में स्थित थी। इसे कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे कांची, कांचीपुरम, कांचीमान नगरम। यह समुद्री व्यापार का केंद्र और शिल्प का केंद्र था। यहाँ बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव धर्म के सभी संप्रदाय रहते थे। संगम काल में इसकी गणना 24 कोट्टमों में होती थी। पल्लवों की देख रेख में ब्रह्मदेव अनुदानों के माध्यम से इन कोट्टमों का एकीकरण हुआ, जो प्रारंभिक नगरीकरण का घोतक है। घोतक यानी शुरुआत। 9वीं और 10वीं शताब्दी के दूसरे चरण में मंदिरों ने सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली। राजराजा वन और राजेंद्र वन ने नदी घाटियों में कांचीपुरम के लिए विस्तृत कृषि आंतरिक भूभाग सृजन किया। कृषि के लिए विस्तार ने नाडु में विनिमय नेटवर्क का और अधिक विस्तार किया। फलस्वरूप व्यापार के पुनरुत्थान से नगरट्टार या व्यापारी समुदाय का उदय हुआ। इस प्रकार तोंडई नाडु में ब्रह्मदेव और मंदिर 10वीं-11वीं सदी तक नगरीय नाई के रूप में उभरे। इसमें प्रशासन का अधिक योगदान था। आगे चलकर पल्लव, चोल कालों में ब्रह्मदेव देवदान के माध्यम से तोंडई नाडु की जनसंख्या में पर्याप्त विस्तार हुआ। यह वाणिज्यिक रूप से शक्तिशाली तथा वस्त्र उत्पादन का केंद्र बन गया। यहाँ व्यापारियों एवं बुनकरों की भीड़ लगी रहती थी। इस कांचीपुरम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। कांचीपुरम का उदय एक से अधिक धार्मिक परंपरा के साथ संबद्धता वाले बहु मंदिर के केंद्र के रूप में हुआ। यह वैष्णव और शैव दोनों के लिए प्रमुख केंद्र था। 11वीं-12वीं शताब्दी में चोलों ने भक्ति विचारधारा को पुनः जीवन प्रदान किया। तंजावुर के बारे में पढ़ते हैं। तंजावुर का एक अध्ययन। आरंभ में तंजावुर एक कुर्नम गांवों का समूह था, जिसमें चोल शासन ने निसुम्बासुधानी मंदिर का निर्माण कराया। राजा ने 1985 से लेकर 1016 ईस्वी के पास के संरक्षण में राजेश्वर मंदिर,
राज राजेश्वर मंदिर के विकास के साथ इस नगर का विकास एवं विस्तार हुआ। यह एक सुनियोजित नगर था तथा इसका निर्माण राजवंश का सुविचारित कार्य था। संपूर्ण मंदिर परिसर का एक साथ डिजाइन और निर्माण एक प्रभुत्वशाली समारोह परिसर के रूप में हुआ। इसमें चोल राजाओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई और इस प्रकार चोल राजाओं ने अपने लिए देवत्व के रूप में धारण करने का प्रयास किया। इस प्रकार मंदिर में राज दरबार का अनुसरण किया गया। संपूर्ण चोल साम्राज्य में मंदिर को धन प्राप्त होता था, यहाँ तक कि श्रीलंका से भी धन आता था। आगे चलकर तंजावुर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। श्रीरंगम श्रीरंगम नगर का उदय एक पवित्र केंद्र के रूप में हुआ। इसका अभ्युदय मुख्य रूप से इसके पीठासीन देवता श्री विष्णु के रंगनाथ स्वामी मंदिर के कारण हुआ। यह एक नगरीय केंद्र बनने के लिए यहाँ सभी संभावनाएं विद्यमान थी। भक्ति के कारण ही इस नगर को आगे बढ़ने में मदद मिली। मंदिर और ब्रह्मदेव दोनों ने विभिन्न किसान और जनजातीय समूहों को व्यापक वर्ण जाति संरचना में एकीकृत किया तथा मंदिर पवित्र कार्यकलापों का केंद्र बन गया और इसने पुनः वितरक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। चारागाही समूहों ने दूध और घी के लिए गायों का दान किया। 11वीं शताब्दी में विद्यमान ब्रह्मदेवों के पुनर्गठन तथा अन्य ब्रह्मदेवों के सृजन को भी देखा जा सकता है। इनका सृजन पांड्यन ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। अनेक राजाओं ने श्रीरंगम मंदिर को अनुदान दिया। धीरे धीरे मंदिर कार्यकारी श्रीकार्यम प्रशासन स्थापित हुआ, जो विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं प्रशासनिक कार्य करता था। इसमें गैर ब्राह्मणों के शामिल होने से श्री वैष्णव मंदिर का सामाजिक आधार मजबूत हो गया और इसकी राजनीतिक वैधता लंबे समय तक कायम रही। इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तमिल क्षेत्र में मंदिर नगर के अभ्युदय का चर्चा कीजिए। तमिल क्षेत्र में मंदिर नगरों के अभ्युदय की चर्चा कीजिए। तमिल क्षेत्र या तमिलकम क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में आता है। इस क्षेत्र में अनेक मंदिर नगरों का अभ्युदय हुआ। इसमें मंदिर से संबंधित कारकों ने योगदान दिया। इसमें मंदिरों का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। आरंभिक ऐतिहासिक काल में नगरों का अभ्युदय तटीय तथा वाह्य व्यापार के कारण, तटीय और वाह्य व्यापार भी इसका एक मुख्य कारण था नगरों की स्थापना में। व्यापार के पतन के साथ नगरीय केंद्रों का भी पतन हुआ। अगर व्यापार बंद होता है तो नगर का भी पतन शुरू हो जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल में नगरीय केंद्रों के अभ्युदय की प्रक्रिया 6वीं से 9वीं शताब्दी तक पल्लवों और पांड्यों के उत्थान के साथ शुरू हुआ। उनके अधीन इस क्षेत्र में ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है, उसे ब्रह्मदेव दान बोला जाता है, और देवदान, जो मंदिरों को दान में दिया जाता है अनुदान, उसे देवदान बोला जाता है। इनकी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने इस क्षेत्र में कृषि का विस्तार को संभव बनाया। कृषि के इस विस्तार ने 9वीं शताब्दी के बाद के काल में वाणिज्यिक कार्यकलापों का बढ़ावा मिला। 9वीं शताब्दी के बाद इसमें व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा मिला। व्यापार श्रेणियां बनी, जिसे गिल्ड तथा बाजार शहरों उसे नगरम कहा जाने लगा। घुमंती श्रेणियों और व्यापारियों के माध्यम से वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाया। ये स्थानीय और विदेशी वस्तुओं के विनिमय का केंद्र बने। ये बड़े विपणन केंद्रों एरीवीरपट्टिनम तथा माननगरम अनेक नगरों से जो जुड़ता है उसे बोला जाता है और मंदिरों के क्षेत्र में स्थित है।
चोलों के अधीन विशेषकर डेल्टा क्षेत्र कावेरी एक नाभि बनकर उभरा, जिसके केंद्र में मंदिर था। वहां अनेक महानगरों का अभ्युदय है। महानगरम किसे बोला जाता है? जो अनेक नगरों का समूह है। सबसे बड़े नगर को महानगर, जिनका बहुधा राज्य के संरक्षण में सृजन हुआ। पल्लवों के महानगरम मामल्लपुरम था, जिसके केंद्र में मंदिर थे। वहां अनेक महानगरों का अभ्युदय हुआ, जिनका बहुधा राज्य के संरक्षण में सृजन हुआ। पल्लवों का महानगरम मामल्लपुरम था। क्रेनेथ हॉल के अनुसार नेटवर्क में गांव बाजार से नगरम महानगरम से जुड़े थे। चंपक लक्ष्मी इसे सहमत नहीं है। उनके अनुसार 10वीं शताब्दी में नगरम का कृषिगत इकाई नाडु से संबंध था। मध्य चोल काल में विशेषीकृत बाजारों व्यापारी श्रेणियों के साथ नगरम का अभ्युदय हुआ। ये वस्त्र, घी, तेल आदि की आपूर्ति करता थे। ये प्रायः अंतर्देशीय पत्तन थे और दूरवर्ती तथा दुरूह क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। तिरुनेलवेली जिला में एरीवीरपट्टिनम की रक्षा विशेषकर मंदिर और इसके कोषागार की रक्षा के लिए सेना मुरुंगाई महासेनाई के द्वारा की जाती थी। ये विशेषीकृत व्यापारी संगठन थे, जो विशेष रूप से मंदिर नगरीकरण के विस्तार के कारण बने थे। मंदिरों के आसपास की भूमि पर अनेक प्रकार के कार्यकलाप होते थे, जिन्होंने नगरों के विकास में योगदान दिया। ये कार्यकलाप थे गौ बकरी पालन, ब्राह्मणों और सन्यासियों का भोजन कराना, दिए जलाना, निर्माण पुनरुद्धार कार्य, देवी देवताओं के लिए आभूषण, धार्मिक प्रवचन, शिक्षा आदि मंदिरों के द्वारा ही दी जाती थी। मंदिर की संपत्तियों को देख रेख करने के लिए विशेष समुदाय इस काम में लगे थे। चोलों के अधीन धातु कर्म और वस्त्र निर्माण का विकास बहुत तेजी से हुआ। चोल कलाकार कांस्य प्रतिमाओं को बदलने में बहुत प्रवीण थे। इन प्रक्रियाओं ने ब्राह्मणों को अपनी सभा के माध्यम से आर्थिक प्रशासक के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया। भक्ति विचार के ने मंदिर नगरों के अभ्युदय को बढ़ावा दिया। भक्ति के सामाजिक विभेदीकरण और संप्रदायवाद के कारण धीरे धीरे ब्रह्मदेवों के राजनीतिक और आर्थिक शक्ति मदद मंदिर के हाथों में आ गई। चोलों के अधीन कुछ भक्ति केंद्र अग्रणी राजनीतिक पवित्र तथा तीर्थ केंद्र बन गए और विशाल नगरीय केंद्र के रूप में विकसित हो गए। 9वीं शताब्दी में एशिया में व्यापार का पुनरुत्थान हुआ तथा स्थितियों में नए परिवर्तन हुए। फलस्वरूप नए तटवर्ती नगरों का अभ्युदय हुआ। कावेरी के मुख पर नागपट्टनम ने मामल्लपुरम का स्थान ले लिया, जबकि संगमपत्तनम, मरकन्नम, टोंडी और कोरकाई अभी भी प्रयोग में थे। तिरुवल्लीपलम और मलया सर्पिल का 11वीं सदियों में अभ्युदय हुआ। प्रायद्वीपीय मंदिर में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर शहरों की विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच कीजिए। मंदिर शहरों की विशेषताओं की आलोचनात्मक जांच कीजिए। चंपक लक्ष्मी के अनुसार पूर्व मध्यकाल में चोल आंतरिक भूभाग में नगरीय केंद्रों के उत्थान के प्रमुख कारण ब्रह्मदेव और देवदान को मानते हैं। ब्रह्मदेव ग्रामीण आंतरिक भूभाग के सृजन में सहायक था। ये संसाधन आधार और मंदिर के उपभोग के बिंदुओं के रूप में उभरे, जिन्होंने व्यापार और लक्ष्मी शिल्पों को सरल बनाया। पवित्र संघों के अभ्युदय ने पवित्र केंद्रों के उदय में योगदान दिया। पवित्र संघों के अभ्युदय पवित्र केंद्रों के उदय का योगदान है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में नगरीकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। चंपक लक्ष्मी यह भी मानती हैं कि समारोह केंद्र नियत विकासीय रूपांतरण के उत्कृष्ट साधन थे। यद्यपि प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में नगरीकरण के विकास में किसी एक कारक को बताना कठिन है, लेकिन इससे जो वैचारिक विचारधारा से प्राप्त हुआ, जो मंदिर संस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ, व्यापार वाणिज्यिक कार्यकलाप वाले स्थानों में धार्मिक संस्थाएं की उपस्थिति नगर प्रक्रिया का अनिवार्य सहवर्ती था। मंदिर शहरों का
समुद्री व्यापार एक मुख्य आधार था। नगरीकरण के विकास में दक्षिण भारत में संगम काल में इसका प्रमुख योगदान था, जहां संगम, चेर, चोल, पांड्या प्रभुसत्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वायु व्यापार के पतन के बाद नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। वायु व्यापार के पतन के बाद नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। प्रारंभिक मध्यकालीन नगरीय केंद्रों की मुख्य विशेषता यह थी कि वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के आसपास अंतः स्थापित थे। उनकी मुख्य विशेषता ग्रामीण नगरीय सातत्य था। वे कृषिगत पास पड़ोस के सृजक नहीं थे, अपितु उन्होंने स्वयं अपना कृषिगत आंतरिक भूभाग सृजित किया। स्थानीय संभ्रांत और मंदिरों द्वारा स्थापित व्यवस्था में अनुपलब्ध वस्तुओं की मांग के कारण इन बाजारों में भ्रमणकारी व्यापार पहुंचा तथा बड़े पैमाने पर दस्तकारों तथा शिल्पकारों को मंदिर में समायोजित किया गया। इन्होंने नगरीय बसावट को प्रोत्साहन दिया। इन मंदिर शहरों की विशेषता यह थी कि ये मुख्य रूप से परजीवी थे। ये तर्क खरा नहीं उतरता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच अपेक्षाकृत सहजीवी संबंध था। दोनों के बीच सतत सामाजिक विकास, आर्थिक विनिमय विद्यमान थे, जिससे दोनों को लाभ हो रहा था और दोनों समृद्ध हो रहे थे। प्रायद्वीपीय मंदिरों में वास्तुकला की विकास दृष्टि से दो अवस्थाएं देखी जा सकती है। प्रथम 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच यह संरचनाएं मुख्य रूप से राजकीय सृजन थी। द्वितीय 12वीं से 13वीं शताब्दी में उनकी विशेषताएं विमान उपासना के स्थल, चार दीवारी और गोपुर द्वारा उपासना स्थल, खंबेदार भवनों, मंडप और गोपुरा के माध्यम से विस्तार किया गया। इसमें अभिजात्यों, व्यापारियों और कृषक समुदायों का योगदान था। 13वीं-14वीं शताब्दी में विजयनगर राजत्व के अधीन बदलते सत्ता संबंधों के परिणाम स्वरूप नगरीय दृश्य में नई विशेषताएं प्रकट हुई। सैन्यकरण वह प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसके परिणाम स्वरूप नगरों की किलेबंदी हुई। इसके पूर्व बसावटों में किलेबंदी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि व्यापारियों ने अपने माल की सुरक्षा के लिए अपनी बसावटों की किलेबंदी भी की थी।